दोस्तों नमस्कार। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। आज जिस विश्लेषण को, जिस एनालिसिस को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, वो उस पार्टी का है जो विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि शीशे के मकान में रहने वाले लोग दूसरों के मकानों पर ईंट नहीं फेंका करते, लेकिन ये गलती भाजपा के चाणक्य से होती जा रही है और इसका खामियाजा निश्चित रूप से भाजपा को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल भुगतना पड़ सकता है। हमें आदत है एक दशक से कि हम बहुत मजबूत हैं और हमारे इशारे पे दुनिया की, देश की हर पार्टियां चलेंगी और चलती रही, लेकिन वक्त बदल गया। लेकिन जो वक्त बदला उसका एहसास शायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को नहीं है और उसी का अंजाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह से व्यवस्थित सरकार जो चल रही थी उसको भी भाजपा के चाणक्य ने उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है जिसका पता नहीं है कि भूत और भविष्य क्या होगा। दोस्तों, हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा आपके चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप दे सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन मकसद पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और गठन होने के बाद एक सेशन लोकसभा का चला, किसी तरह सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई, फिर भी लग रहा था कि सरकार अभी चलेगी। लेकिन सर्वे रिपोर्ट आने वाले 4 राज्यों के चुनाव की, हमें जीतने की आदत थी, यानी कि भाजपा को हार मंजूर नहीं, फैक्ट मंजूर नहीं, आदत सिर्फ जीतने की थी और शायद यही ख्वाहिश, शायद यही चाल शहमात के खेल में गड़बड़ा गई। दोस्तों, 4 राज्यों के चुनाव के जो सर्वे आ रहे हैं, निश्चित रूप से लगभग चारों राज्यों के सर्वे लगभग भाजपा के पक्ष में नहीं है और ये बात भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पचा नहीं पा रहा है। केरला में संघ की जो बैठक हुई, वहां पे इस पर गंभीर चर्चा की गई कि आखिर क्या रीजन है कि 302, 303 से 240। रीजन बहुत साफ था कि जिसको हम सबसे कमजोर व्यक्ति समझते थे, वही राहुल गांधी की जोड़ी जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के, संविधान बचाओ को लेकर के ऐसा शहमात का खेल हुआ कि भाजपा को यूपी में धाराशाही कर दिया और ये धाराशाही करना राहुल गांधी का भाजपा को बहुत भारी पड़ गया। जिस यूपी में कांग्रेस का वजूद नहीं था, वहां अखिलेश के साथ आकर के भारी नुकसान भाजपा को पहुंचा है। खैर, ये बात तो पुरानी हो गई। आज क्या है? आज ये है कि भाजपा एन के इन प्रकारण सत्ता को मजबूत देखना चाहती है, लेकिन कैसे? अब सवाल ये था कि भाजपा को बहुमत मिल नहीं सकता। आज वो एनडीए के सहारे चल रही है और उसको पता था कि जिस दिन 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आएंगे और सरकार अगर चुनाव हार जाती है, भाजपा चुनाव हार जाती है, तो यही जो एनडीए के घटक दल हैं, इनकी आंखें तिरछी हो जाएंगी। उसकी शुरुआत हो गई थी। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, भारत बंद के मुद्दे पर अपने तेवर दिखा दिए थे। अब अमित शाह और मोदी जी को किसी के तेवर, किसी की आंखों के तेवर देखने की आदत नहीं है, दिखाने की आदत है। यहां पर चिराग पासवान भूल कर गए। छोटी सी फाइलें थी, खुलवा दी गई। कनॉट प्लेस की एफआईआर निकल आई। लंबी लंबी बातें करने वाले युवा तुर्क चिराग पासवान नतमस्तक सरेंडर करके गृह मंत्री जी के सामने। चिराग पासवान की जो एफआईआर कनॉट प्लेस थाने में दर्ज है, उसको देखने के बाद और कुछ एक भाजपा के विधायक की तरफ से काफी डिटेल्स दिए गए चुनाव आयोग को, उन्होंने कौन सी खबरें नहीं दी हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी हैं, इतना ही उनके लिए काफी था। और चिराग पासवान जो हवा में उड़ रहे थे, उनके तेवर ठंडे हो गए और वो जाकर के भाजपा के चाणक्य शरणागत हो गए। अब इन्होंने ये सोचा
कि अगर चिराग पासवान को हमने ठंडा कर दिया तो शायद दूसरों को भी कर देंगे। दोस्तों, जो दो मेन घटक हैं जिनके सहारे आज एनडीए की सरकार चल रही है, यानी चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू को छूने की हिम्मत फिलहाल नहीं है क्योंकि वो बहुत मजबूत है। अब इधर क्या हुआ कि नीतीश कुमार जब सरकार बनी तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा चाहिए, और उनके प्रवक्ता ने कह दिया वो हम लेके रहेंगे। क्यों? उनको और कॉन्फिडेंस था कि सरकार मेरे कारण चल रही है, मेरे भरोसे चल रही है, हम ये लेके रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? किसी को उम्मीद नहीं थी। डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर साफ कह दिया किसी भी कीमत पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्लान नहीं है। बस क्या था? नीतीश जी उल्टे पांव वापस। नीतीश को भी अपनी इज्जत और बेइज्जती का फर्क पता है, वो शांत हो गए। नीतीश का शांत होना भाजपा के लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन इसका एहसास नहीं था। नीति आयोग की बैठक हुई, नीतीश कुमार नहीं गए। केंद्र की कई बैठकें हुई, नीतीश कुमार नहीं गए। भाजपा के चाणों को एहसास हो गया कि मामला गड़बड़ है। वो भी शांत रहने वाले, क्योंकि तेवर पुराने थे। एक दशक का तेवर शांत नहीं हो सकता था, जबकि उनको पता था कि बहुमत हमारा दूसरों के बल पर है। उन्होंने नीतीश कुमार के सबसे करीब सहयोगी आईएएस के यहां ईडी के छापे डलवा दिए। सोने में सुहागा। नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी, वो भी तब जब नीतीश के सहारे सरकार चल रही है। अब वो देख रहे हैं कि नायडू को तो इतनी इज्जत मिल रही है, जो चाहते हैं नायडू लेके जाते हैं, हमारी बात मानी ही नहीं जाती। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे का खेल तो कुछ और हो रहा था। आरसीपी सिंह जो कभी जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने डील करके खुद मंत्री बन गए थे, नीतीश कुमार के विरोधी हो गए, पार्टी से हटा दिए गए, बाद में भाजपा ज्वाइन कर लिया। अब ललन सिंह तेज तर्रार नेता, लेकिन पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो लगता है कि ये जेडीयू का नेता नहीं बल्कि भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। वो मोदी की ऐसी चालीसा पढ़ते हैं कि जेडीयू को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ललन सिंह भाजपा के पाले में, भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं बतौर सांसद जेडीयू, यानी खेल दूसरा हो गया। खेल क्या हुआ? आरसीपी सिंह, ललन सिंह और तमाम ऐसे लोगों को लगा दिया गया कि जेडीयू को तोड़ने के पीछे कैसे जेडीयू को तोड़ा जाए। यानी 272 का अगर आंकड़ा पूरा करना है तो हमें किसी के सहारे नहीं, भाजपा के अंदर वो सांसद होने चाहिए। और इस मुहिम में जेडीयू को अगर तोड़ना भी पड़ता तो कोई बात नहीं। इधर नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो चुका था। नीतीश ने केसी त्यागी के थ्रू हमास इजराइल के मुद्दे को लेकर के, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के लगातार इंडिया की बैठक के नेताओं के संपर्क अपना बनाए रखा और उनके फेवर में स्टेटमेंट दिया। ये बात अमित शाह को नागवार गुजरी और उन्होंने नीतीश से साफ कहा कि ये बर्दाश्त के बाहर है। नीतीश और केसी त्यागी के रिलेशन बहुत ही परिपक्व हैं। दिखाने के लिए केसी त्यागी का इस्तीफा हो गया, भाजपा खुश हो गई, वाह एक बार कहने पे इस्तीफा, लेकिन ऐसा नहीं था। नीतीश ने ये इस्तीफा मामले को शांत करने के लिए कहा था। इधर उनके इंटरनल लगातार केसी त्यागी के थ्रू जनता दल यू या जनता दल से और इंडिया गठबंधन के नेताओं से संपर्क बना हुआ था। और सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब आज पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की खुद सचिवालय में जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। ये मुलाकात भाजपा के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि भाजपा ये सोच रही थी कि चाल तो हम चल रहे हैं, शहमात का खेल हम खेलेंगे, नहले और दहले का खेल तो हम खेलेंगे। ये खेल लालू प्रसाद यादव खेल गए। लालू इस खेल के, इस राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे एमएलसी, सारे एमएलए पटना के बाहर नहीं जाएंगे, जो बाहर हैं तुरंत आके पटना में रुक जाएं। यानी कुछ खेला होने का संकेत नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने कुछ सरकार के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, लेकिन ये चर्चा सिर्फ चर्चा नहीं है। जातिगत जनगणना जो भाजपा की गले की हड्डी बनी हुई है, संघ के गले की हड्डी बनी हुई थी, संघ ने मौके के दस्तूर को समझ करके
एक इशारा दे दिया कि जनगणना का विरोध अक्लमंदी नहीं है। राहुल गांधी आज की डेट में जातिगत जनगणना के नाम पर एक सुपरफास्ट नेता बनते जा रहे हैं और ये सारे सर्वे बता रहे हैं हिंदुस्तान के 9 स्टेट के अंदर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है प्रधानमंत्री की चाहत में। प्रधानमंत्री आज भी सर्वे सर्वा हैं, लोगों की पसंद है, लेकिन 9 स्टेट ऐसे हैं जहां पे मोदी पीछे चले गए हैं, राहुल गांधी आगे चले गए हैं। पहले राहुल गांधी का कोई फासला नहीं था मोदी के आगे, आज वो सीधी टक्कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, यानी वक्त पलट रहा है। और इसका एहसास अगर समय रहते भाजपा को नहीं हुआ, लेकिन संघ को हो गया है। संघ लगातार समय समय पर भाजपा को एहसास कराता रहा कि किराए के टट्टुओं को पार्टी में शामिल मत कराओ, इनको टिकट मत दो, इनको लाल बत्ती मत दो। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन भाजपा समझने को तैयार नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, इन के कारण सरकार बनाओ। और संघ ने कहा था कि इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अभी परक्कल में जो इनकी बैठक हुई है उसमें हर चीज पे गंभीरता से चर्चा हुई है। चर्चा तो 17 सितंबर 2025 पर भी हुई है कि मोदी जी का क्या करना है, जो मार्गदर्शक मंडल बनाया था उसकी सेवा उनको दी जाए ना दी जाए। नड्डा साहब वहां मौजूद थे। ऐसे में बिहार का संकट गहरा चुका है। नहले पे दहला खेलने वाले भाजपा के चाणक्य सजग हो गए हैं कि अब खेल खराब हो सकता है। बिहार में एक बार फिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का नया गठबंधन तैयार हो सकता है। और ये अगर हो गया तो आने वाले चुनाव में सरकार इनकी बनेगी और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेडीयू के हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बार बड़ा ही दिमाग का काम किया है। सारी जितनी बड़ी कमेटियां सब भंग कर दी, यहां तक कि ललन सिंह जैसे लोग जिस कमेटी में सब हटा दिए गए। नीतीश कोई भी ऐसा खतरा नहीं पालना चाहते जिससे कल उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई जाकर उनके लिए खतरा पैदा करे। ऐसे में भाजपा के लिए अब केंद्र और राज्य की दोनों की सरकारें संकट में हैं। नीतीश के बगैर भाजपा किसी भी कीमत पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती। अगर नीतीश का दिमाग पलट गया और एक बार फिर पलटू राम ने पलटी मारी तो याद रखिएगा, भाजपा की चाल अपनी चाल में खुद फंस गई। अगर आपको ऐसा कुछ शातिरा अंदाज करना था, शातिराना अंदाज में कुछ काम करना था, तो बड़े सफाई से करना चाहिए था। चाणक्य नीति वो थी। पेपर में विज्ञापन छपवा करके, दहशत डाल करके अगर आप किसी की सरकार को गिराना चाह रहे थे, किसी के एमपी को तोड़ना चाह रहे थे, तो शायद यहाँ पर ये चिराग पासवान और नीतीश में यही अंतर है। चिराग बड़बोले नेता थे और फंस गए। नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जहां ईडी सीबीआई जैसे कोई भी एजेंसी उनको किसी तरह बैठा देगी। दोस्तों, ऐसे हालात में भाजपा से गलती तो हो गई है। बिहार सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी ये आने वाला दिन बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने गलती कर दी है। और अगर आप हार भी रहे हो तो एनडीए का घटक दल आपसे इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आपने पहले ही ऐसा काम कर दिया है कि जो अन्य घटक दल हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं, और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि नायडू पिछले चुनाव में राहुल गांधी के साथ थे। नायडू पिछले चुनाव में राहुल गांधी के साथ थे, इस बार वो मोदी जी के साथ हैं। तो नायडू का कोई भूत भविष्य नहीं है कि जिंदगी भर मोदी के साथ ही रहेंगे। वो जान रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टियां तोड़ी जा सकती हैं तो कल निशाना उन पर भी लग सकता है। वक्त क्या बताएगा कि भविष्य की राजनीति में शह व मात का खेल क्या नया खेल खिलाएगा। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद में बांटते रहें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप जाके दे सकते हैं। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक बार नए विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।